गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका बैकग्राउंड लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं कृष्णा कुमार और लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो इस सी शार्प सीखने की सीरीज में। तो आइए आज के टॉपिक में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने एरे के बारे में पढ़ा था और हमने एरे के टाइप्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रैक्टिकल देखेंगे, कैसे इसका यूज होता है और क्या इसका यूज है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे जो है हमारा, इसको हम रेक्टेंगुलर एरे भी कहते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर एरे भी बोल सकते हैं। और इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एन एरे विथ 2 और मोर डायमेंशन, एक ऐसा एरे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशंस होती हूँ, वेयर ईच डायमेंशन हैज फिक्स्ड साइज, और सभी डायमेंशंस का फिक्स साइज हो, तो ऐसे एरे को हम रेक्टेंगुलर एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। अब कैसे 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशन कैसे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब एरे के बारे में पढ़ाया था, जो हमारा सिंपल एरे था या सिंगल डायमेंशनल एरे था, उसके बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एरे एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। जो भी एरे के एलिमेंट होते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं और वो एक सिंगल डायमेंशन में स्टोर होते हैं, एक्स एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 डायमेंशंस में वैल्यू या एलिमेंट स्टोर होते हुए दिखते हैं। ये कुछ इस तरह का दिख रहा होता है, जैसे ये टेबुलर फॉर्म का यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो 2 डायमेंशनल एरे की। अच्छा, इससे ज़्यादा भी डायमेंशंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डायमेंशंस एरे की इमेज अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो एक तो रो है हमारी और दूसरे हमारे कॉलम हैं। तो इस तरह से जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पर आप उसका सिंटैक्स देख सकते हो कि इस तरह से उसका कुछ सिंटैक्स होता है। इसका हम प्रैक्टिकल अभी देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंडिकेशन किया है कि जैसे ये हमारा 8 6 5 4 जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक पूरी रो है एक्स एक्सिस में, फिर एक दूसरी रो है, फिर एक तीसरी रो है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स में आप देखो क्या लिखा था, पहले में 3 लिखा हुआ था ना एंड में, और फिर 4 लिखा था, यानी कि 3 रो हो सकती हैं और 4 कॉलम हो सकते हैं। तो ये देखो कॉलम पहला जिसमें 8 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, ये 4 कॉलम हो गए। और रो की बात करें तो जिसमें 8 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये तीनों जो आप वर्टिकल देख रहे हो ये पूरी रो है। एक ये रो हो गई, फिर एक दूसरी रो हो गई, फिर एक तीसरी रो। ये जो हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हो, पहली रो 0 इंडेक्स में, फिर दूसरी रो 1 इंडेक्स में और तीसरी रो 2 इंडेक्स में, ये हमारी रो है। और जो वर्टिकल आप देख रहे हो, पहला कॉलम 0 इंडेक्स में, दूसरा कॉलम 1 इंडेक्स में, तीसरा कॉलम 2 इंडेक्स में और चौथा कॉलम 3 इंडेक्स में, ये हमारे कॉलम है। तो रो और कॉलम के फॉर्मेट में बेसिकली ये स्टोर होता है मल्टी डायमेंशनल एरे आपका। तो आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कैसे यूज होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2022 है। जो लोग मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे प्रीवियस वीडियोस से, उनको पता ही होगा। और मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा और हम लोग अभी कंसोल का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करता हूँ और कंसोल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क में क्लिक किया, नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल ऐप का अपना कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने कंसोल ऐप मल्टी डायमेंशनल एरे दे देते हैं, या 2D एरे दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने कंसोल ऐप 2D एरे ऐसा करके मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और मैं इसमें क्रिएट में क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर प्लेस सोल्यूशन या प्रोजेक्ट में नहीं क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सोल्यूशन और प्रोजेक्ट सेम प्लेस में नहीं रखना। सोल्यूशन में बाहर रखूँगा प्रोजेक्ट की फाइल से, तो मैं इसलिए इसको चेक नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा लेटेस्ट वर्जन 4.1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी कई बार बताया, तो ये सब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और देख सकते हो प्रोजेक्ट का नाम और सोल्यूशन का नाम दोनों सेम है मेरे। और मैं क्रिएट में क्लिक कर देता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। और ये थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड कैसी है, उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया है प्रोजेक्ट और यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिल जाती है program.cs, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फाइल जब हमने यहाँ पर ओपन की तो यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ होता है, जिसमें हमारा नेम स्पेस है, फिर क्लास है और क्लास के अंदर मेथड है। ये चीज़ें अगर अब आप थोड़ा सा इससे फैमिलियर हो आए होगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेम स्पेस एक्चुअली बेसिकली एक कंटेनर की तरह ही है, एक कंटेनर ही है जो कि बहुत सारी क्लासेस को कंटेन कर सकता है। और क्लास क्या है, क्लास भी एक कंटेनर की तरह है जो कि बहुत सारी मेथड्स को कंटेन कर सकती है, और एक क्लास दूसरी क्लास को भी कंटेन कर सकती है। ठीक है, तो सब एक तरह के कंटेनर ही हैं। फंक्शन या मेथड भी एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड या एक कंटेनर ही है, कह सकते हो, जिसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। वैसे ही क्लास और नेम स्पेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस नेम स्पेस का कीवर्ड यूज होता है, उसके आगे उसका नाम लिख दिया जाता है। क्लास कीवर्ड यूज होता है, उसके आगे उसका नाम लिख दिया जाता है। यहाँ पे स्टैटिक वाइड कीवर्ड यूज होते हैं, उसके आगे फंक्शन का नाम लिख दिया जाता है। तो बहुत
इजी चीज़ें हैं, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस पर। तो हम बस फंक्शन के अंदर यहाँ पर अपना काम करेंगे। क्या करेंगे कि हम एक अपना मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे और उसका प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे कैसे उसके पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो या कैसे सारे एरे को एक्सेस कर सकते हो, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करने का आपको सिंटेक्स बताता हूँ कि आपको मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कैसे करना है। तो जब आप सिंपल एरे क्रिएट करते थे तो आपको याद होगा कि आप अपना डेटा टाइप लिखते थे, उसके बाद आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे और उसके बाद आप अपने एरे का नाम लिखते थे। नाम वो कुछ भी हो सकता है ARR हो सकता है या माई एरे हो सकता है। मैं यहाँ पर ARR ही नाम लिख देता हूँ, या कुछ भी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से नाम बना रहे होगे। मान लो हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं या कुछ भी, मतलब लाइक कोई डेटा आपको स्टोर करना है, तो उससे रिलेटेड आप रिलेवेंट नाम भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ARR ही अभी नाम रखा है क्योंकि मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, और इक्वल लगा करके मैंने यहाँ पर लाइक न्यू कीवर्ड यूज कर सकता हूँ और न्यू के बाद मेरे फिर से इंट डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ और इसको मैं फिर से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। इस तरीके से मैंने एक बताया था, और एक मैंने बताया था कि ये चीज़ें आप ओमिट भी कर सकते हो जो राइट साइड में लिखी हुई है, न्यू और इंट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, आपको ध्यान देना है कि आपको ये जो पहला वाला इंट है और उसके बाद में आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसके बीच में आपको लगा देना है एक कॉमा। कॉमा क्या करेगा कि ये बताएगा कि अब ये दो चीज़ें ले सकता है, एक रो की वैल्यू भी ले सकता है और एक कॉलम की वैल्यू भी ले सकता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आप क्या करोगे, साइज फिक्स करोगे कि रो का साइज क्या होगा और कॉलम का साइज क्या होगा। तो यहाँ पर भी जैसे मान लो मैंने फिक्स कर दिया रो का साइज 3 और कॉलम का साइज 4, ये मैंने फिक्स कर दिया। तो ये एरे हमारा डिक्लेयर हो गया। अच्छा, अभी एरे की यहाँ पे आपकी बॉडी नहीं बनी, सिर्फ एरे डिक्लेयर हो गया है। यहाँ पर ये देखो, सिर्फ एरे डिक्लेयर हो गया। बॉडी बनाना है तो मैं यहीं पे अभी कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और यहाँ पर मैं उसकी बॉडी दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम नॉर्मल एरे बनाते थे तो उसमें हम ये कॉमा नहीं लगाते थे, और यहाँ पर ये जो 3, 4 लिखा है, ये दो चीज़ें नहीं रहती थी, सिर्फ एक चीज़ रहती थी जब हम सिंगल डायमेंशनल एरे या सिंपल एरे हम बनाते थे। तो आप जब यहाँ पे बॉडी बनाते थे तो सिर्फ और एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके लिख देते थे। लेकिन जब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, 3, 4 अगर लिखा है या 5, 4 हो सकता है, या जितनी भी लेंथ आपको देनी हो रो की और कॉलम की उतनी हो सकती है। तो जो भी लेंथ यहाँ पे दी गई होगी उस लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें डेटा डालना है। तो पता है आपको ये देखना होता है कि अगर यहाँ पे 3 है तो आपको पहले तो यहाँ पे 3 रो बनानी है। 3 रो कैसे, एक कर्ली ब्रेसेस लगा देना, पहली रो बन गई, ठीक है, कॉमा लगा दिया, दूसरा कर्ली ब्रेसेस लगाया, दूसरी रो बन गई, कॉमा लगा दिया, कॉमा, उसके बाद तीसरा कर्ली ब्रेसेस बनाया, तीसरी रो बन गई। अब इसके आगे मुझे कोई और रो नहीं बनानी, इसलिए मैं लास्ट में कॉमा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब जो पहले ये 3 रो हो सकती थी तो हमने 3 रो बना दी। अब कॉलम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यानी कि हर रो के अंदर 4 कॉलम हो सकते हैं, यानी कि हर रो के अंदर 4 एलिमेंट हो सकते हैं। हालांकि ये रो भी अपने आप में एक एलिमेंट ही है, ठीक है। ये देखो मल्टी डायमेंशनल एरे ना, तो ये भी अपने आप में एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन और ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन उसके अंदर भी 4 एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 3 रो रहेंगी और हर रो के अंदर 4 कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पर इस रो के अंदर मैं 4 वैल्यूज दे सकता हूँ इंट टाइप की, क्योंकि मैंने इंट टाइप का एरे बनाया हुआ है। तो मान लो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20, 30, 40, 50। अच्छा, ये ध्यान देना कि यहाँ पे 4 वैल्यू ही आएंगी, आप 5 नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 डिसाइड कर दिया है। और मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में ही बताया था एरे की, कि एरे का यही एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि एरे जो है रन टाइम में अपनी मेमोरी को, अपनी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। 50, हाँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे 4 है तो आपको यहाँ पे 4 ही एलिमेंट रखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा एलिमेंट आप यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरे का, मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ाया था तभी मैं आपको बताया था कि एरे का डिसएडवांटेज एक यही है कि एरे जो है फिक्स्ड लेंथ होता है। एक बार हमने यहाँ पे लेंथ फिक्स कर दी कि 3 रो हो सकती है और 4 कॉलम हो सकते हैं हर रो के अंदर, तो फिर आप रन टाइम में या आगे चल के उसको, उसकी वैल्यू को, उसकी लेंथ को बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 कॉलम दे दिए, यानी कि तो यहाँ पर मैंने 4 एलिमेंट दे दिए। अब मुझे दूसरी रो में भी 4 एलिमेंट टाइप करने हैं, तो मैं दूसरी रो में भी 4 एलिमेंट टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 22, 33, 44, 55, 66। ऐसे मैंने 4 एलिमेंट यहाँ पे भी दे दिए, सॉरी 4 एलिमेंट, 5 दे दिए थे मैंने, तो 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पे दे दिए।
अब मुझे 4 एलिमेंट थर्ड रो में भी देने हैं, तो मैं यहाँ पे भी 4 एलिमेंट दे देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ बहुत सिंपल से कुछ दे देता हूँ 8 9 10 11 12। ओके 10 11 तक ही रहेगा, 4 ही देने ना, ठीक है। तो हमने आप देख सकते हैं तीनों रो में 4 4 एलिमेंट दे दिए, और सबसे लास्ट में जहाँ पे आपके एरे की बॉडी क्लोज हो रही है, मल्टी डायमेंशनल एरे की बॉडी क्लोज हो रही है, वहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है, दैट्स सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरह से आपका एरे बन जाता है, और यहाँ पर आपका मल्टी डायमेंशनल एरे रेडी है। अब बात आती है कि इस मल्टी डायमेंशनल एरे के एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मान लो आपको इस 44 को निकालना है, या इस 20 को निकालना है, या इस 40 को निकालना है, कैसे निकाल सकते हो, प्रिंट कराना है, कैसे करा सकते हो, इसको कहते हैं एलिमेंट को एक्सेस करना। तो कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ARR जो हमारे एरे का नाम था वो मैंने यहाँ पे पास किया, प्लस यहाँ पर मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। आपको सिंगल डायमेंशनल एरे तो एक्सेस करना याद होगा। यहाँ पर हम बस इंडेक्स पास कर देते थे कि किस इंडेक्स की वैल्यू हमें एक्सेस करनी है, या किस इंडेक्स का हमें एलिमेंट एक्सेस करना है, इंडेक्स पास करते थे और वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। पर यहाँ पर आप ऐसे सिर्फ एक इंडेक्स नहीं पास करोगे, वरना एरर देगा, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे ना, यहाँ पे रो की भी इंडेक्स पास करनी पड़ेगी और कॉलम की भी इंडेक्स पास करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान दो, अगर मान लो अगर आपको ये 30 को एक्सेस करना है, तो 30 किस रो में है, 30 पहली रो में है ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, ये जो रो की इंडेक्सिंग होती है ना, ये भी 0 से शुरू होती है। पहली रो की इंडेक्स होगी 0, दूसरी रो की इंडेक्स होगी 1, तीसरी रो की इंडेक्स होगी 2। तो रो की इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू होगी, और अंदर जो कॉलम है, कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू होगी। तो ये 30 किस इंडेक्स में है, रो अगर पहले देखा जाए, क्योंकि पहले तो रो की वैल्यू ही दी जाती है ना, फिर कॉलम की वैल्यू दी जाती है। तो अगर 30 देखा जाए तो 30 पहले फर्स्ट रो में है ना, और फर्स्ट रो की इंडेक्स क्या होगी 0, यानी कि हमें यहाँ पर पास करना है 0, फिर कॉमा लगाना है, फिर हमें कॉलम पास करना है। हम इस 30 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ध्यान देना। अब कॉलम पास करना है, तो 30 किस कॉलम में आ रहा है, तो कॉलम की इंडेक्सिंग यहाँ से शुरू होगी ना 20 से। 20 की इंडेक्स होगी 0, फिर 30 की होगी 1, फिर इसकी 2, फिर इसकी 3 तक जाएगी, क्योंकि 4 एलिमेंट है, इंडेक्स एक कम रहेगी, क्योंकि लेंथ -1 होती है इंडेक्स, क्योंकि वो 0 से शुरू होती है। तो 30 की इंडेक्स क्या है, 0 के बाद 1, तो हमने यहाँ पे पास कर देना है 1। तो हमने 0,1 पास कर दिया, यानी कि 0 रो का और 1 कॉलम की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 30 मिल जाना चाहिए। हम बस नीचे कंसोल डॉट रीड लाइन लगा लेते हैं और प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं क्या हमें 30 मिल रहा है एक्सेस होकर के या नहीं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन लगा दिया, और प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे आउटपुट आपको 30 मिल जा रहा है, क्योंकि आसानी से आपने रो और कॉलम दोनों चीज़ें डिफाइन की और वैल्यू आपको मिल गई। तो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपको इस 55 को एक्सेस करना है, तो कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा, और वरना आप थोड़ा सा पॉज लेकर के पहले सोचो, वीडियो को पॉज करके एक मिनट सोचो कि इस 55 को हम एक्सेस करना है, कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। 55 को एक्सेस करने के लिए, ये 55 किस रो में है, दूसरी रो में है ना, तो दूसरी रो की इंडेक्स क्या होगी, इंडेक्स तो 0 से शुरू होती है, तो 0 और 1, तो इसकी इंडेक्स हुई, रो की इंडेक्स क्या हुई 1 हुई। अच्छा यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाई भी थी। ये देखो, पहली रो की इंडेक्स 0 है, फिर दूसरी रो की इंडेक्स 1 है, तीसरी रो की इंडेक्स 2 है, ठीक है, और इस तरह से कॉलम की इंडेक्स मैंने आपको समझाई थी। तो ये दूसरी रो है, इसकी इंडेक्स है हमारी क्या 1, तो हमने लिख दिया 1। और फिर ये 55 का कॉलम नंबर क्या है, कॉलम की इंडेक्स क्या है, तो यहाँ से इंडेक्स शुरू होगी 0, 1, 2, 3। 55 की इंडेक्स, कॉलम की इंडेक्स क्या होगी 3 होगी, तो यहाँ पे मैं कॉलम की जगह 3 पास कर दूंगा, तो 1,3। तो हमें 55 एक्सेस होकर के मिलना चाहिए। प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट, तो हमें 55 एक्सेस होकर के मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, एरे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब ये आपने मल्टी डायमेंशनल एरे तो देख लिया, उसके पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है वो भी आपने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ और आती, अगर हमें पूरा का पूरा एरे ही प्रिंट कराना है। अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, इसको जब मैंने पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि मल्टी डायमेंशनल एरे को आप रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हो, ठीक है। यानी कि इसकी दोनों जो रो और कॉलम होते हैं, दोनों चीज़ों की लेंथ जो है फिक्स ही होती है,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल लेंथ हो। तो ये चीज़ ध्यान देना। जैसे यहाँ पे मैंने 4 कर दिया तो सारे रो के अंदर 4 कॉलम ही होंगे, ठीक है। और इसको हम रेक्टेंगुलर एरे भी बोलते हैं, यही है रेक्टेंगुलर एरे, कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर हमें मान लो ये पूरा रेक्टेंगुलर एरे एज इट इज प्रिंट कराना हो तो क्या कर सकते हैं। एक एलिमेंट को एक्सेस करना तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पूरा एरे अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप यूज करोगे नेस्टेड फॉर लूप का। नेस्टेड फॉर लूप के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया था, मैंने आपको फॉर लूप के बारे में समझाया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। आज हम देखेंगे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे यूज होता है, नेस्टेड फॉर लूप कैसे चलता है और कैसे ये प्रॉपरली वर्क करता है, और उसके थ्रू हम कैसे एक मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरे एरे को नेस्टेड फॉर लूप से ट्रवर्स करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कंसोल डॉट राइट लाइन को अभी के लिए हटा देते हैं और मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर लूप। अच्छा, ये काम आप नेस्टेड फॉर लूप से भी कर सकते हो, नेस्टेड फॉर ईच से भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी फॉर ईच लूप भी आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करूँगा वैसे आप फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर फिलहाल फॉर लूप का यूज करता हूँ, और फॉर लूप के यूज करने के लिए मैंने फॉर लिखा, आगे पैरेंथेसिस लगाया। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। अच्छा, ध्यान देना कि मुझे एरे को प्रिंट करना है और एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। यानी कि जो भी चीज़ मैं इनिशियलाइज करूँगा ना, तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा इनिशियलाइजेशन के लिए, उसकी वैल्यू में 0 पहले इनिशियलाइज करूँगा, क्योंकि मुझे 0 से ही एरे प्रिंटिंग शुरू करनी होगी, ठीक है। क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो मैं यहाँ पर आई नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट आई, और उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने 0 क्यों इनिशियलाइज किया है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन क्या चेक करूँगा, ध्यान देना। कंडीशन में ये चेक करूँगा कि जो आई है ये लेस देन होना चाहिए। किससे लेस देन होना चाहिए, ये जितनी भी रो हैं इनसे लेस देन होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे ना, बाहर वाला एक लूप चलाएंगे और उन्हें सारी रो को निकाल लेंगे, और फिर उसके अंदर एक लूप चलाएंगे जिसमें अंदर रो के अंदर के एलिमेंटों को निकालेंगे और फिर प्रिंट कराएंगे। तो अभी हमें रो निकालनी है, तो रो कहाँ पे मेंशन की जाती है, पहले नंबर में यहाँ पे मेंशन की जाती है, और फिर हम कॉलम मेंशन करते हैं। तो पहले तो हमें रो निकालना है, फिर कॉलम निकालना है। 2 लूप चलते हैं, एक आउटर लूप एक इनर लूप। तो मैं अभी एक आउटर लूप लिख रहा हूँ, यानी कि एक नॉर्मल फॉर लूप लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया कि 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक चलना है, तो यहाँ पे मैं अपने एरे का नाम लिखूंगा। डॉट गेट लेंथ नाम की आपको यहाँ पे फंक्शन मिलता है, ये ध्यान देना, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेगा इस तरह से, ये प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी होती है तो पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं हम लोग, ये फंक्शन है। हमने गेट लेंथ फंक्शन बनाया और हम उस फंक्शन को 0 या फिर 1 पास करेंगे। अगर हमने 0 पास कर दिया यानी कि हमने रो की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं कि रो में क्या है, तो ये रो की वैल्यू यहाँ पे एक्सेस होकर के आ जाएगी। रो की जो लेंथ है वो एक्सेस होकर के आ जाएगी। तो रो की लेंथ क्या है, 3 है। तो आई लेस देन इक्वल 3 तक चलना है लूप हमारा, और इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी तो 0 1 2 तक ही जाएगी, यानी कि लेस देन 3 तक जाएगी। तो ठीक है, तो ये कंडीशन सही रहेगी 2 तक, फिर 3 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यही चाहिए हमको। और फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा ऐसे, और फिर मैं आई को ही प्लस कर दूंगा, और दैट्स इट। इस लूप की मैंने बॉडी बना दी। अब मुझे इस लूप के अंदर भी एक लूप फिर से लगाना है। क्यों, क्योंकि पहली बार आई में क्या होगा कि जब आई हमने चलाया तो पहली बार हमें सिर्फ रो की इंडेक्सिंग मिलेगी। और आपको याद होगा कि मैंने जब कंसोल डॉट राइट लाइन किया था, कंसोल डॉट राइट लाइन जब मैंने आपको यहाँ पे किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको रो की भी इंडेक्सिंग पास करनी पड़ती प्लस कॉलम की भी इंडेक्सिंग पास करनी पड़ती। रो की इंडेक्सिंग तो यहाँ पे मिल जाएगी कि पहली रो चली तो 0 इंडेक्स, दूसरी रो चली तो 1 इंडेक्स, तीसरी रो 2 इंडेक्स, ठीक है। तो रो की इंडेक्सिंग तो मिल गई, लेकिन कॉलम की भी इंडेक्सिंग निकालनी है, क्योंकि तभी आप कंसोल डॉट राइट लाइन लगाकर उसमें रो और कॉलम दोनों की इंडेक्सिंग पास कर पाओगे और वैल्यू को प्रिंट कर पाओगे। तो कॉलम की भी इंडेक्सिंग निकालने के लिए इस लूप के अंदर मैं फिर से एक लूप चलाऊंगा, ठीक है। फिर से इसको बोलते हैं हम नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। इस तरह से नेस्टेड फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, नेस्टेड फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप लिखा, और इसमें भी मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। लूप एचटी होता है, बस बोलते हैं इसको नेस्टेड, क्योंकि लूप के अंदर लूप लग रहा है। बाकी लूप वैसा ही होता है जैसे आपने ऊपर लूप चलाया या पहले लूप आप लिखते थे। मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा, और यहाँ पर भी मुझे इनिशियलाइजेशन करना है। अच्छा, यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल बना चुका हूँ, तो मैं अब आई नाम का नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे किसी और नाम का बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे जे नाम का बना लेता हूँ। तो मैं इंट जे नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें भी मैं 0 ही इनिशियलाइज करूँगा, क्योंकि कॉलम की वैल्यू भी इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होगी। जो कॉलम होंगे कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 से ही स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पर इंट जे इक्वल 0 मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और कंडीशन लगाता हूँ क्या,
कंडीशन में मुझे जब तक j इज लेस देन हो किससे, ARR डॉट गेट लेंथ नाम का मेथड यूज करूंगा और उसको मैं इस बार पास करूंगा 1, ताकि किसकी लेंथ आए, कॉलम की लेंथ आए इस बार। ठीक है, यहाँ पर हमने रो की लेंथ निकाली थी 0 पास करके, यहाँ पे हमने 1 पास करके कॉलम की लेंथ निकाली है, ताकि वो कॉलम की लेंथ से जब तक j हमारा लेस देन है, यानी कि 4 से जब तक नीचे है यानी 3 तक, क्योंकि कॉलम की इंडेक्सिंग 3 तक ही जाएगी, 0 1 2 3 तक चलेगा ये लूप। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे बस सेमीकोलन लगा दूंगा और यहाँ पे j को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद ये हमारा नेस्टेड फॉर लूप भी रेडी है। अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगा और आप देखो मुझे इंटेलिजेंस भी मिल गया। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद बस मुझे यहाँ पे लगाना है कंसोल डॉट राइट लाइन ARR अपने एरे का नाम और फिर वही I और वही J पास कर देना है। अब I में क्या आ रहा है, ऊपर से देखो I में रो की इंडेक्स आ रही है, J में क्या आ रहा है, J में कॉलम की इंडेक्स आ रही है। बस रो की इंडेक्स पास कर दी, कॉलम की इंडेक्स पास कर दी, एक एक चीज़ प्रिंट होती रहेगी। अच्छा, प्रिंट होने के बाद जब पहली बार कुछ प्रिंट हो, मान लो पहली बार 20 प्रिंट हो, उसके बगल में थोड़ा स्पेस आए इस तरह से और फिर अगला वर्ड प्रिंट हो, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहीं पे प्लस लगा करके ना एक खाली स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ये एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने ऐसा थोड़ा स्पेस दे दिया, जिससे डबल कोट्स के अंदर जो मैंने स्पेस कर दिया ना, वो स्पेस बेसिकली एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये प्लस लगाया और इक्वल लगा, प्लस लगा करके मैंने डबल कोट्स लगाया, बीच में स्पेस दे दिया, तो वो स्पेस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो आपका जब कोई लेटर प्रिंट होगा उसके बगल में एक स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ। चेक करके हम लोग देखते हैं कैसे आ रहा है। तो चूँकि मैंने एक नेस्टेड लूप लगा दिया है, इस पूरे एरे को एक्सेस करने का काम कर दिया है, और सबसे लास्ट में जब पूरा एरे हमारा एक्सेस हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सबसे लास्ट में कंसोल डॉट रीड लाइन लगा है, यानी कि हम स्क्रीन को देख भी पाएंगे। तो अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और चेक करते हैं हम लोग। प्रोग्राम को रन किया, अब देख सकते हो पूरा एरे प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो अलग अलग नहीं प्रिंट हो रही। क्यों? क्योंकि जब पहली रो प्रिंट हो जाए, एक बार जब पूरा अंदर वाला लूप चल जाए, तो मुझे क्या करना ना, तो दूसरी लाइन में प्रिंट करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह, क्योंकि राइट लाइन क्या करता है कि हर बार वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ठीक है, मैंने राइट लाइन और राइट के बारे में पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट किया और एक कंसोल डॉट राइट लाइन मैं यहाँ पर ये पूरा अंदर वाला लूप आपका चलने के बाद लगा देता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे एक लगा देता हूँ खाली, इसमें कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, देखो होगा क्या, जब पहली बार I में 0 आया, अब जब I में 0 आएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये एक कह सकते हैं प्रो टिप्स है, ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको ये याद रहेगा तो कभी भी नेस्टेड लूप्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो मैं बताने जा रहा हूँ। और वो ये है कि जब भी आप नेस्टेड लूप लगाते हो, कितने भी नेस्टेड लूप लगे हों, तो जब आउटर लूप एक बार चलता है तो उसके अंदर का इनर लूप उतनी बार चलता है जब तक कि ये अंदर की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यानी कि एक बार जब I के अंदर 0 हो गया और ये कंडीशन सही हो गई, हम अंदर आ गए, तो ये अंदर का लूप 3 बार चलेगा। पहली बार J में 0 है तो कंडीशन सही होगी तो भी चलेगा, फिर J में 1 हो जाएगा, कंडीशन सही है तो भी चलेगा, फिर J में 2 हो जाएगा, कंडीशन तब भी सही तो भी चलेगा। तो अंदर का लूप कंप्लीट टाइम चलेगा, फिर दोबारा से बाहर आएगा, तब बाहर का लूप चलेगा, फिर अंदर का लूप कंप्लीट टाइम चलेगा, फिर कंट्रोल बाहर आएगा, फिर बाहर का लूप चलेगा। तो एक बार अगर आउटर लूप चल गया तो इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम चलता है जब तक कि इनर लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ऐसा नहीं होता कि एक बार आउटर लूप चला फिर इनर लूप, फिर एक बार आउटर फिर इनर, ऐसे नहीं चलता, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब I में 0 आया, यानी कि पहली रो की इंडेक्स आई, पहली रो के सारे कॉलम प्रिंट करा दिए गए इनर लूप के थ्रू, और फिर सारे कॉलम प्रिंट कराने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन लगा करके लाइन को ब्रेक कर दिया, दूसरी लाइन में आ गए। फिर आउटर लूप चला, फिर हमने जो चारों कॉलम थे दूसरी रो के, उसको हमने सारे प्रिंट करा दिए, फिर हमने राइट लाइन लगा करके लाइन को ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से हमने लाइन को ब्रेक करते जा रहे हैं। ठीक है, 4 कॉलम प्रिंट करने के बाद हर बार, तो इस तरह से वो पूरा रेक्टेंगुलर में हमारा दिखेगा जो हमारा एरे है। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आप देखोगे ये पूरा रेक्टेंगुलर एरे हमको प्रिंट होकर के मिल रहा है। अच्छा, एक गड़बड़ यहाँ पे भी हुई है, ये 30 आपको यहाँ से पहले से प्रिंट होकर के मिल गया है, तो हमें लगता है ये जो ऊपर लाइन हमने लिख दी है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, इससे आ रहा है। तो इसको, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब आप देखोगे कि जो आपका रेक्टेंगुलर एरे है वो सही से आपको यहाँ पे प्रिंट होकर के मिल रहा है, जैसा एरे आपने बनाया था। 3 रो हैं और तीनों रो में 4-4 कॉलम हैं, दैट्स इट। तो मुझे लगता है आपको रेक्टेंगुलर एरे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, और कैसे नेस्टेड लूप लगा करके आप पूरे के पूरे मल्टी डायमेंशनल एरे को या रेक्टेंगुलर एरे को, कंप्लीट एरे को एक्सेस कर सकते हो। और
इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट करो, मैं आपके आंसर देने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।